मित्रों, नमस्कार। डॉक्टर संजीव कुमार एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नए साहित्यकार के साथ, एक उदीयमान साहित्यकारा के साथ जो कवयित्री हैं और उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं जिनका पहला संकलन प्रकाशित हुआ है। आज हम उनसे पड़ताल करेंगे उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। स्वागत है सोनी जी, स्वागत है रणविजय जी, आपका अनुस्वार मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं सोनी जी से पहले कि आपको ये लिखने की आदत कैसे बनी, आपकी कैसे, कब और कैसे आपने लिखना शुरू किया और किसकी प्रेरणा मिली आपको? तब मन में विचार तो हमेशा से आते रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ पढ़ते रहती थी और अभी भी पढ़ती हूँ। जो मिल जाता है कुछ ना कुछ पढ़ती ही रहती हूँ और विचार उत्पन्न होते थे और होते रहे हैं। और कुछ संगत का भी असर होता है, तो जैसा कि रणविजय जी का संगत का असर हुआ और आप लोगों के बीच जब उठना बैठना शुरू की, तो आप लोग विद्वान, इतने बड़े बड़े साहित्यकारों के बीच में उठना बैठना जब होता है तो मन में और विचार उत्तेजित होने लगते हैं। तो मैं उसी को फिर कलमबद्ध करना शुरू कर दी और जिसका परिणाम स्वरूप है कि ये एक छोटी सी मेरी सिर्फ तुम मेरी काव्य संग्रह आपके द्वारा आया है, इंडिया नेटवर्क के द्वारा आया है। बधाई हो सबसे पहले तो इस काव्य संग्रह के लिए। लेकिन हम आपको और पीछे ले चलते हैं। आपकी पहली कविता क्या थी, याद हो अगर तो? जी सर, मेरी पहली कविता थी मैं और तुम, जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया उसके लिए लिखा था। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि आपने पहली कविता लिखी मैं और तुम, और उसके बाद जो छपने की स्टेज आई तो आप सिर्फ तुम लिख गए, मैं कहाँ गया? जी, मैं कहाँ गया? जी मैं तो साथ में हूँ ना सिर्फ तुम के, इसलिए मैं तो आप अगर पहली कविता आपको याद हो तो मैं चाहूंगा कि आप उसे सुनाएं, चाहे आंशिक रूप से सुनाएं, थोड़ा हिस्सा सुनाएं। जी सर, मैं बताना चाहती हूँ। मैं और तुम अलग अलग अपने अपने विचार, अपनी आजादी और साथ लिए अलग अलग अपने अनुभवों को विपरीत दिशा में बहते हुए आ मिले नदी के दो किनारे की तरह, जिंदगी के सागर में एक दूजे के साथ रहकर हम बनने के लिए। सीप में मोती जैसे परिवार मिले हमें, मिला आशीर्वाद बड़ों का, सुख दुख के लहरों में गोते लगाते बड़े हो, बढ़ते रहे आगे समय के झंझावातों को सहते हुए। मिले हमें दो अनमोल जिन्हें हुए हम पूर्ण, उनकी शिक्षा, सुरक्षा और संरक्षा, उन्हें देश मानो सब कुछ मिल गया हो जैसे। उनके लिए जीते जीते न जाने कब भूल गए हम अपने लिए जीना। यूं लगा जैसे फिर से मैं और तुम रह गए बनकर, मैं गिरहस्ती में भूल गई तुमको, जिंदगी के भंवर में मुझको पीछे छोड़ तुम न जाने कब आगे बढ़ गए। आओ कुछ पल अपने लिए हम जिए फिर से, चुराएं कुछ पल सुकून के, लगाएं गोते इस अनंत सागर में, कि विलीन हो जाएं वो सारे पल, सुख दुख के वो सारी घड़ियां, और भूल जाएं वे सारे कष्ट जिंदगी के ऐसे सफर। सर, दो जब लोग मिलन होता है तो दोनों
का विचार था जीवन में, और बहुत फिर अच्छी परिवार कविता बड़ा लिखी होता है, है तो उनके परवरिश बहुत अच्छी कविता लिखी है। उसको देखते एक्चुअली हुए। सोनी जी, मुझे अपनी एक कविता याद आ गई। जी सर। तो जो आपने लिखा है ये एक स्वाभाविक गणित, अंक गणित है, जी या सर। ज्योमेट्री ये कह दीजिए। जी सर। मैं आपको, राव साहब, आपको जी सुनाता जी हूँ। जी जी स्वागत है। शीर्षक है जिंदगी का सपना। जिंदगी का सपना और सपनों से जिंदगी। कहां से शुरू होता है वो देखना। सपनों का ताना बाना बुनता मन, उनको सच बनाने में उलझा तन। सपनों की होड़ में, दुनियादारी में, जोड़ तोड़ में, जाने कब कहां से कहां पहुंच जाती है जिंदगी। क्या क्या कुछ करके, जी के मर मर के जी जाती है जिंदगी। सब कुछ करके भी रहती है अधूरी सी, और बहुत अचानक खूब, किसी मोड़ पर फिसल जाती है जिंदगी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बिल्कुल सच है ये तो। जीवन की यात्रा में सबको अपनाने की कोशिश, पर जब तक समझ पाता है मन, तब तक बिखर जाता है सबका अपनापन। बिल्कुल, बहुत खूब। अब जिंदगी का चक्र जो है ना, उस पर थोड़ा सा है कि बचपन के सुहाने दिन बस खेलने खालने में गुजरे पल छिन, न कोई चिंता न कोई तनाव, हमेशा याद आते हैं, और ओठों पर आ जाती है मुस्कान कि बचपन के दिन होते हैं महान। क्या जी बात, सर। क्या बात। फिर एक और कदम बढ़ते ही किताबों से घिरी जिंदगी, दिन रात पढ़ाई में व्यस्त, अंकों की दौड़ से त्रस्त, परीक्षा और परिणाम की कश्मकश। कभी माँ बाप के सपने, कभी खुद की चाहत, कभी पूरा होने की राहत, तो कभी मायूसी की इबारत। और कभी सपनों से परे जाती जिंदगी, कभी किसी की, बहुत सुंदर, कभी बहुत किसी की बंदगी। अब आता है एक नया मोड़। कॉलेज का प्रांगण छोड़ शुरू होती है नौकरी की खोज, कठिन प्रयास हर रोज। मिलते ही उसमें सफलता, परिवार में खुशी छा जाती है, जैसे ही नई तनख्वाह घर आती है। जी जी, बिल्कुल 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 सही कहा आपने। उम्र का आता अब नया पड़ाव, चढ़ जाते अचानक से भाव, गिराते सपनों के बादल, गुलाबी होया क्या बात है, पल पल, हाथों में आता क्या नया हाथ, किसी अनजाने का साथ। क्या बन जाता अपनेपन की नई परिभाषा, बदल जाती जिंदगी की भाषा, बसता एक नया संसार, बदलने लगता प्रेम व्यवहार। अगली क्या स्टेज। बात, कुछ पलों का बहुत रूमानी सुंदर। एहसास, ये सब हम लोगों ने पार किया हुआ है, तो सारे सोपान पता है। कुछ जी पलों जी का जी, रूमानी बिल्कुल। एहसास, बिल्कुल, उद्दाम उद्दाम तरंगों में डोलता मन, लहराते बल खाते तन, और फिर पालने में झूलता अपनापन। क्या बात, क्या बात। मन में खिल उठता सृष्टिकर्ता का नया बोध, अपने आप का नया शोध, शिशु पर केंद्रित हो जाता ध्यान, जिंदगी हो जाती महान। बिल्कुल बिल्कुल, और बढ़ जाता सिर पर भार, और शुरू होता नया कार्य व्यवहार। क्या बात। तूफान की गति से बदलता काल, बढ़ता व्यस्तता का संजाल, धन की चक्र गिन्नी में घूमता जीवन, और बैल की तरह प्रयोग होता तन। बिल्कुल बिल्कुल, जाने किस यही भौर सच काल है। में, दिन महीने साल में, दो चार नौकरियों का बदलाव, सुबह से शाम तक भागम भाग, कभी सफल होने की खुशी, और कभी असफलता से दुखी, कभी थकान, कभी तनाव, पर कोई नहीं देखता घाव। सब कुछ रहता है, बिल्कुल बिल्कुल, परिवार सपनों की महफिल में, वेतन की आंच में घुलता तन, और पैसे की धुरी पर घूमता अपनापन। बिल्कुल। बस जिम्मेदारियों का निर्वाह, धन पर टिका जिंदगी का प्रवाह, सबको संतुष्ट कर रखने का प्रयास, क्या इसी को कहते हैं विकास। क्या बात। सपनों का एक मकान, सपनों की गाड़ी, सपनों का स्कूल, भूल जाते वो सब नीलेपन, बस चारों ओर मांगों की हलचल, चुकाता सर्जन सुख का ऋण, एक सपने के लिए बिखरता कण कण। फिर भी बिल्कुल रह बिल्कुल, जाती कोई ना कोई कमी, पर किसी को नहीं दिखती आंखों की नमी। नहीं पता चल।
गुजर जाते एकांत के पल, पराया सा लगता अपना ही संबल। जो आपने कहा था ना, नदी के दो किनारे। गुजर जाते एकांत के पल, पराया सा लगता अपना ही संबल। भूल जाते एक दूसरे के हाथ, बस रह जाता साथ के लिए साथ। बिल्कुल। थकता तन, एकाकी मन, निरुद्देश्य हो जाता जीवन। बहुत सही। कभी तो नहीं मिलती छांव, बढ़ती उम्र में थके पांव, और घेरते ढेर सारे रोग। कुछ भी नहीं सकते भोग, आंखों की ढलती ज्योति। जिंदगी में जाने क्या प्राप्ति। क्या बात। शनै शनै उड़ान भरते पल, छूटते बच्चों के संबल। उनके भी बसते नए संसार, उनकी भी नौकरी और व्यापार, उनके भी गुलाबी और सपनीले ख्याल, उनकी भी विकास की चाल। बिल्कुल। ये कैसे हैं जिंदगी के सपने, हाथ आता है केवल अकेलापन अपने। कभी ये भी ख्याल आया कि जिंदगी में क्या खोया क्या पाया। सारी जिंदगी किया उद्यम और उद्योग, पर कुछ भी नहीं सके भोग। आज तक जितना भी कमाया, जिनके लिए मरता आया, वो कहाँ है मन के साथ। सहारे के लिए कहाँ है उनके हाथ। एक अपनेपन की तलाश, शेष बस सपनों की जिंदा लाश। बस दिखावे भर की खुशी, पर मन रहता दुखी। सच्चाई है ना। पर यही नहीं होता अंत। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर यही नहीं होता अंत, नए सपने बोने होंगे तुरंत। जिंदगी के सपने जो केवल हों अपने। लिखनी होगी जिंदगी की नई इबारत, जगानी होगी फिर से नई चाहत। ये आपकी कविता से थोड़ा आगे चल के, आओ मेरे पास आओ, फिर से वही अलग जगाओ। खोज करें वो सपनीले पल, वो रसीले और चंचल। अब तो हमारे पास है यादों का भंडार। चलो शुरू करते हैं नई जिंदगी का व्यापार। चलो शुरू नई जिंदगी का व्यापार। ये साइक्लिकल थिंग है, ऐसा ही होता है। ये जीवन चक्र है। जीवन चक्र है। बिल्कुल आपने जो है, बिल्कुल। तो वापस आते हैं। पूरा घूम जाता है पहिए है हमारे से फिर। जी जी जी। तो आगे चलते हैं। आपने जी जी। कविता का चयन ही क्यों किया लिखने के लिए। कथा, कहानी, लघु कथा, व्यंग। सर मैं बाल कथा भी लिखती हूँ, बच्चों के लिए कहानी लिखती हूँ, एक दो छपी भी हैं, और अभी एक नई रचना भी लिखी है बच्चों के लिए, एक कविता भी लिखी है छोटी सी। और बाकी बहुत कुछ कोशिश करती हूँ। अभी सर प्रेम सर का एक छोटा सा रिक्वेस्ट आया था कि हास्य रचना सोनी को भेजने को, तो मैं तो दंग रह गई कि सर ने हास्य रचना की मांग की है। पर विचार बन रहा है, देखूंगी कोशिश करके बन पाता है या नहीं। हम लोग समझ रहे हैं कि आप पे प्रतिभा भी है और प्रयास भी, तो इसलिए हम आपको लगाए रखेंगे कहीं ना कहीं। जी जी। कई बार तो जैसे मैं कुछ लिखता हूँ तो सबसे पहले इन्हीं को मैं सुनाता हूँ, तो कई बार इस तरह से सुझाव देती हैं कुछ कहानी में, जैसे कुछ मोड़ है तो नहीं, थोड़ा सा इस तरह से कीजिए, इस तरफ से तो सही आएगा। और या कोई कुछ कविता है तो कोई शब्द है तो वो ऐसे जगह पे सुझाव देती है, लगता है कि बिल्कुल वो उसमें जान आ जाती है कविता में। तो ये है कि जानती तो बहुत कुछ है, लेकिन इन्होंने लिखना देर से शुरू किया, लेकिन देर आए दुरुस्त आयत वाली बात है। संग्रह भी आ चुका है। जी वैसे एक चीज आपको बता दूं, पुरुष मुगालते में रहते हैं कि मेरे पास बड़ी ताकत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। असली ताकत महिलाओं के पास ही रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर महिलाओं के पास ताकत न होती तो धन की देवी लक्ष्मी, शक्ति की देवी दुर्गा और विद्या की देवी सरस्वती ना होती, ब्रह्मा विष्णु महेश होते। जी और क्या, और क्या। नत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते लिखा है, जी जी। पुरुषस्तु पूज्यन्ते कभी नहीं लिखा, कभी नहीं लिखा है ना। और प्रातः स्मरामि कन्या, पंच पुरुष नहीं है। और क्लिनिकली ये सिद्ध हो चुका है कि औरतों का लेफ्ट सेरिब्रल पावरफुल होता है और पुरुषों का राइट। राइट। तो
सबसे ज्यादा पावरफुल सेरेब्रल होता है लेफ्ट का, लेफ्ट का। औरतों जी के पास होता है, आपके पास तो होता ही नहीं। होता ही नहीं पुरुषों का अंजाम क्या है, एक बेचारे को शेर की खाल पहना करके कैलाश पर्वत पे बैठा दिया, और क्या। एक को एक को जना समंदर में शेषनाग पे लिटा दिया, बिल्कुल बिल्कुल। और तीसरे को जो प्राणियों की डिजाइन और अकाउंटिंग के लिए लगा दिया। क्या कर रहे हैं? बिल्कुल तो इसलिए महिलाएं बड़ी सशक्त हैं। बिल्कुल। ये तो मध्यकाल में जब आक्रांताओं की शासन आई, तो उस टाइम जो है ना महिलाओं को के साथ काफी अत्याचार हुए, इसलिए लोग छुपा छुपा के रखने लगे, वरना ये तो कहाँ की कहाँ होती हैं। जी नहीं, हम हमारे यहाँ तो जो ऋग्वेदिक काल में भी वो पुरुष प्रधान समाज नहीं था, पितृसत्तात्मक समाज नहीं था, मातृ प्रधान समाज था। करेक्ट। और मातृसत्तात्मक था। लेकिन धीरे धीरे जैसा कि आपने कहा कि मध्यकाल जब आया और आक्रांता जब आए, तो एक हमला कहिए या फिर उनको कब्जा करने का जो ये था, तो उन्होंने महिलाओं को शिकार करना शुरू किया। मतलब कहने का मतलब कि अटैक करना शुरू किया, हमला करना शुरू किया। तो ये थोड़ा सा तो शारीरिक रूप से कमजोर तो होती है, मानसिक रूप से बिल्कुल सबल होती हैं। तो इस तरह से फिर उनको एक पर्दा प्रथा शुरू हो गई, फिर बाहर निकलना बंद कर दिया, फिर पुरुष बाहर आने लगे। तो ऐसे करते करते फिर वो एक सिस्टम बनता चला गया, जो कि आज धीरे धीरे अब टूट रहा है। अब महिलाएं आगे आ रही हैं और सशक्त रूप से आगे आ रही हैं। हमने भी पीछे दिन रांची में कहा था, सिंहासन खाली करो कि महिलाएं आती हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। खैर, हम लोग वापस चलते हैं अपनी यात्रा के पड़ाव देखने के लिए। तो आपने जो कहानियां लिखी हैं, लघु कथाएं लिखी हैं या बड़ी कहानियां लिखी हैं? बड़ी बड़ी कहानियां हैं सर। नवकिरण में क्यों नहीं कर रहे हैं आप? नवकिरण में भी छपी थी। उसको संकलित करिए। किरण में मेरी कहानी बहुत ही अच्छा, आप संकलित करिए उसको। अच्छा रिस्पॉन्स, कोशिश है इस नंबर तक आपको के पास पहुंच जाएगी, कोशिश है। क्योंकि दोनों में हस्तक्षेप रहना चाहिए, गद्य में भी और कविता में भी, तो अच्छा लगता है। जैसे हम लोग जो ना, हम तो कहानी लिख ही नहीं पाते, तो हम कहानी को कविता के रूप में लिखते हैं। जी, लेकिन आपके पास कहानियां बहुत हैं वैसे। अभी आपने पुस्तक पर चर्चा खत्म करी है एक पे। जी जी। बहुप्रतीक्षित। जी जी बहुत बढ़िया। और इतनी मोटी हो गई। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चर्चा एक बार हो चुकी है ना। जी 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 जी। तो हमारी कहानियां नहीं होती हैं, पौराणिक आख्यान होते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे कुल मिलाकर के मैं अगर आपसे पूछूं, दोनों विधाओं में से कौन सी विधा आपको ज्यादा नजदीक लगती है, ज्यादा रुचिकर लगती है, और आपका मन ज्यादा करता है लिखने को, कविता या कहानी? सब रचनाएं हमें सब विचार में थोड़ी जल्दी आ जाती हैं, छोटी छोटी रचनाएं होती हैं, और कविता के रूप में उसे गढ़ना आसान मुझे जहां तक लगता है कि मैं जल्दी कर लेती हूँ। कहानियों को भी लिखने के लिए बैठती हूँ तो खैर वो लंबा खिंचा चला जाता है। लघु कथा मुझसे लिखा नहीं जाता, मैं लिख नहीं पाई हूँ अभी तक। और लघु कथाएं काफी लोग मांगते भी हैं छपने के लिए भी, लेकिन मैंने उस पे कोशिश नहीं की है। आप अनुस्वार मंच पर आज आ गई हैं, लेकिन अनुस्वार में आपकी कोई रचना अभी तक प्रकाशित नहीं हुई, क्यों? सर मैं अगले रचना आई है, रचना आई है, कहानी नहीं आई। पहला जो विशेषांक था आया था सिप में मोती में, सिप की मोती जो संग्रह आपने, सिप की मोती जो है ना आपकी वो संग्रह, हाँ, उसमें है मेरी रचनाएं। तो अगली अंक आ रही है अक्टूबर दिसंबर वाली, प्रताप सहगल जी पर केंद्रित है जी सर। व्यक्तित्व।
यस और आप भेजिए ना कुछ अपनी कविताएं उसमें। यस सर, भेजती हूँ, कोशिश करूंगी। भेजिए। अच्छा, जब आप कहानी लिखती हैं जी सर। तो किस विषय पर कहानी लिखी जाए, क्या उसका प्लॉट होना चाहिए, तो वो कैसे आप निर्णय लेते हैं? सर हम मतलब कि जो हमारे सामने दिखता है समाज में, उसी से कोशिश करती हूँ, प्लॉट तैयार हो जाता है मन में, और उस प्लॉट पे तुरंत मैं लिखना भी कोशिश नहीं करती, उसको कई दिनों तक चलता है मेरे विचार में कि कैसे उसको गढ़ा जाए ताकि रुचि बनी रहे। ठीक है। कई बार आगे बढ़ करके फिर पीछे से पढ़ा देखती हूँ तो नहीं, यहाँ पे और मोड़ एक आना चाहिए, इस तरह से करते करते लंबी कहानी हो जाती है। और इसी वजह से फिर लंबी कहानी। प्रायः कौन सी विषय वस्तु या किस प्रकार की कहानी आपको ज्यादा अट्रैक्ट करती है या आपको पुश करती है लिखने के लिए? सामाजिक पारिवारिक, जो हमारे समाज में बच्चों के साथ जो होता है, कैसे वो बिछड़ जाते हैं माँ बाप से, उस पे लिखा है हमने। और एक फुटपाथ के बच्चे के ऊपर भी लिखा है। आजकल जो हमारे डिजिटल चल रहा है, बच्चे ज्यादातर मोबाइल से ही अट्रैक्ट होते हैं, उससे कैसे बच्चों को बाहर निकालना है, उस पे भी लिखा है। और कोशिश है आगे। इस कहानी के लिए आप पात्रों का चयन कैसे करते हैं? पात्रों का चयन मैं ज्यादातर कोशिश करती हूँ बच्चे को ही आगे बढ़ाना। इसमें बच्चे के लिए है तो बच्चे को कुछ सीखना चाहिए, हमारे समाज में कैसे बच्चे प्रताड़ित होते हैं, कैसे उनके मन के भाव होते हैं, वो चीज देखती हूँ, उस चीज को। और उसी से आगे बढ़ाती हूँ कहानियों को। आपकी कहानियों में अभी तक जो पात्र आए उनमें से सबसे ज्यादा कौन सा पात्र आपको प्रिय लगता है? मेरी कहानियों में एक लड़का है जो फुटपाथ पे गुब्बारा बेचता है, और वो अपनी ईमानदारी से कैसे जो चाहता है करना वो कर लेता है। वो मुझे बहुत ही लगा उसमें कि नहीं, लालच नहीं है उस बच्चे में। हाँ। तो वो बहुत अच्छा लगा। और एक मेरी कहानी का पात्र है जो बिछड़ जाता है बचपन में ही। उसे बरगद वाला लड़का कहकर लोग बुलाते हैं, लेकिन वो अक्सर कहता है नहीं, मैं मन्नू हूँ, मैं ताऊ जी का लड़का हूँ, मैं बरगद वाला नहीं। ट्रेन दुर्घटना से बिछड़ जाता है, उस बच्चे को बरगद के पेड़ के नीचे मिलता है एक किसी मोची को। तो वो हमेशा अपनी दीदी जिससे सेठ ने उसे पाला था, जिसे वो ताऊ करके बुलाता था, हमेशा अपनी दीदी की तरह ही बनना चाहता था। और वो नहीं चाहता था कि मुझे कोई भी लड़का बरगद वाला लड़का कह के पुकारे। ऐसी कोई परिस्थिति आई आपको कहानी लिखते समय जिसमें आपको दुविधा पैदा हो गई हो कि मैं ये लिखूं या ये लिखूं? कोई ऐसी स्टेज? जी, मैं कई बार प्लॉट तैयार करती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, इस कहानी को इस तरह से मोड़ देने से ज्यादा अच्छा होगा और बच्चों के मन पे, बाल मन पे थोड़ा अच्छे विचार उत्पन्न होंगे। लेकिन फिर लगता है नहीं, कहीं ना कहीं हमें अपने समाज को भी उसमें दिखाना जरूरी है। इसलिए सामाजिक बातों को भी डालने पे कहानी लंबी हो जाती है फिर, कि उन बच्चों के साथ। एक बार तो ऐसा हुआ कि इन्होंने अपनी कहानी सुनाई मुझे, तो मेरे लिए भी मतलब आश्चर्यजनक बात थी कि कभी पहली जो कहानी इनकी थी, तो जब मैंने उसे पढ़ा तो मैं दंग रह गया पढ़कर कि इतना बढ़िया इन्होंने मतलब कथानक को रूप दिया है, आगे बढ़ाया है। तो ये शिल्प के
दृष्टिकोण से भी और कथा विधान के दृष्टिकोण से भी बहुत सही कहानी मालूम पड़ी मुझे। और मैं भी चकित रह गया कि इतना अच्छा मतलब कथानक को आगे ले गई सोनी जी, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि और मैंने भी इनको भी कहा भी नहीं, अब कहानियां भी लिखना शुरू कीजिए और अच्छा रहेगा कि अब में एक प्लॉट तैयार होता है और प्लॉट को आगे बढ़ाकर और उसे एक कहानी का रूप देना, तो ये और साथ में एक संदेश होता है इनकी कहानियों में, मैंने ऐसा अनुभव किया। ये बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए भी बड़ी बात है कि इतना अच्छा सोचा नहीं, अब इनके लिए तो है ही। बाकी जो अच्छा एक जगह इन्होंने प्रकाशित होने के लिए भेजा, तो वहां से छप गई, वो अच्छी राष्ट्रीय पत्रिका है, मरुन नवकिरण है, वो जोशी जी हैं, अजय जोशी जी हैं राजस्थान में, वहां से प्रकाशित। तो उन्होंने फिर बाद में टिप्पणी भी की अपनी कि बहुत अच्छी कहानी है, मैं इसे प्रकाशित करूंगा अवश्य। बाद में छप के भी आई और उसके बाद फिर इन्होंने किसी ने स्वर भी दिया जो अपने यूट्यूब चैनल पे उस कहानी पाठ करके। ये बहुत खुशी की बात है और मेरे लिए भी खुशी की बात, इनके लिए तो है ही। हाँ सही बात है। अच्छा, आपके लेखन क्रिया में या लेखन की एक्टिविटी में आपके राव साहब कितना मदद करते हैं आपको? तो बहुत इनका ही सहयोग रहता है। कहीं मैं अटकती हूँ, कहीं मुझे लगता है कि नहीं यहाँ पे मुझे अपनी इनकी भी राय लेनी चाहिए कि ये मेरा प्लॉट कैसा तैयार हुआ है कहानी के लिए, तो मैं अक्सर इन्हीं का सहयोग लेती हूँ। और पहली मतलब मैं कोशिश करती हूँ अपनी कहानी जो लिखी हूँ अपने बच्चों को जरूर सुनाऊं, क्योंकि बाल कहानी है तो बच्चों को अगर पसंद आया और वो कह देते हैं तो मुझे लगता है चलो अच्छी कहानी तैयार हो गई है। और तो मैं बच्चों को समकालीन विषय हैं जिन पर कहानी लिखी जा रही है और आप भी कहानी लिख रहे हैं, वो ज्यादातर वास्तविक घटनाओं से प्रेरित होकर के उनको आप अपने हिसाब से ढाल के लिखते हैं। यस, लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जिन जिन विषयों पर कहानी लिखी जाए तो उसका प्रभाव अलग हो सकता है। आप ऐसी अनकही कहानी या अनकहे विषयों पर लिखने का क्या सोचती हैं? मैं कोशिश करने की जरूर करूंगी मैं, और इस पे विचार भी करूंगी और लिखूंगी। जैसे एक छोटा सा प्लॉट देता हूँ। जी सर। एक डाकिया था। यस सर। तो डाकिया जो था ना, वो पत्र भी बांटता था और मनी ऑर्डर भी। तो होता क्या था कि मनी ऑर्डर बांटने के बाद जो बचे हुए मनी ऑर्डर थे वो शाम को ट्रेजरी में जमा करने होते थे। तो पता नहीं क्या हुआ, उसके 75 पैसे कम हो गए। काफी लंबे समय, उस टाइम 75 पैसा 75 रुपए से ऊपर होता था। यस जी। तो 75 पैसे उसके कम हो गए। तो उसके बॉस ने उसको सस्पेंड कर दिया। केस चला। लड़ते लड़ते केस वो निढाल हो गया, क्योंकि केस के चक्कर में वो कहीं अच्छी ढंग से नौकरी भी नहीं कर पाया। तो किसी तरीके से जिंदगी चलती रही, लेकिन लुढ़कते पुढ़कते हैं। तो नीचे वाले अदालत से केस उसके खिलाफ हो गया, हाई कोर्ट में गया, केस उसके खिलाफ हो गया 75 पैसे के लिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया मामला, तब तक उसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये 75 पैसे के लिए 37 साल की लड़ाई, 37 ईयर्स वो केस लड़ता रहा 75 पैसे के लिए। उसने कहा भी कि 75 पैसे मैं जमा कर देता हूं, लेकिन नहीं, बॉस ने अलाउ नहीं किया। तो आप सोचिए उसकी परिस्थिति और उसके परिवार की परिस्थिति क्या होगी। उनके घर तो चूल्हा जलना भी मुश्किल हो जाता है, और ऐसी स्थिति में सहयोग से परिवार को चलाना पड़ता है। उसमें अब इसमें इस प्लॉट में अब पारिवारिक सहयोग भी दिखाना पड़ेगा आपको कहानी के थ्रू, और आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाकर वो उबर पाएगा इस मन स्थिति से। और ठीक है सर। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस तरीके की बातों पर भी या इस तरीके के सब्जेक्ट पर भी लिखने से यस एक नया आयाम आएगा और नई बहुत तरीके की घटना आएगी। ऐसी चीजें जुड़ी है। जी सर। अब इनको एक
अब इनको एक नया प्लॉट मिल गया। नहीं, एक और देता हूँ नया प्लॉट। जी पति पत्नी दोनों आराम से रह रहे थे। Yes. लड़के बाहर चले गए, एक बंगलौर चला गया, एक चेन्नई चला गया, और वो बेचारे जो है ना छोटे से शहर में, सब सपोज फरीदाबाद में हम अकेले रह रहे थे। तो अंत में क्या हुआ कि आना जाना बच्चों ने तकरीबन ना के बराबर कर दिया। वो अपनी मस्ती में हो, अपने काम धंधे में बिजी। तो हस्बैंड ने क्या किया, उसने एक चिट्ठी लिखी राज्य सरकार को कि मुझे इच्छा मृत्यु की इजाजत दी जाए। हम दोनों लोग इच्छा मृत्यु चाहते हैं। सरकार से कोई जवाब नहीं आया, तो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा कि हमको इच्छा मृत्यु की इजाजत दी जाए। कोई जवाब नहीं आया। ऐसे सब जगह अप्रोच करने के बाद जब कोई जवाब नहीं आया, तो उन्होंने एक डॉन को लिखा कि ऐसा करो, हम और हमारी पत्नी को तुम मार दो और सारी प्रॉपर्टी हम तुम्हारे नाम लिख देते हैं। बढ़िया। वो भी नहीं आया कि ऐसा भला कौन आदमी है ये। तो एक दिन उसके मित्र ने पूछा, ये तुम जो खुराफात कर रहे हो इसका पर्पस क्या है, क्या उद्देश्य है आपका, क्यों आप ऐसे लिख रहे हो, क्यों मरना चाहते हो, क्यों इच्छा मृत्यु चाहिए आपको। तो बोलता है 75 साल के बाद की जिंदगी बेकार होती है, इसलिए उसको जीने से क्या फायदा। है ना नया प्लॉट। हाँ बिल्कुल सही है। और इसको फिर घुमाना पड़ेगा, इस कहानी को यहाँ पे ये मोड़ लाना पड़ेगा कि आसपास की जिंदगियों में वो अपनी जिंदगी को ढूंढ करके हंसी खुशी फिर बिताने लगता है। इस तरह से तभी सकारात्मकता आएगी इसमें। ये हम आपको अपनी लघु कथा के प्लॉट सुना रहे हैं, आप भी कथा लिखो। तो इस तरह से कहानियों को सकारात्मकता रूप दिया जा सकता है। बहरहाल मेरा उद्देश्य था इस तरीके की, जैसे दहेज है, जी सर। दहेज के मामले सही हैं और स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार होता है, और यहाँ तक कि उनकी जीवन लीला तक समाप्त कर दी जाती है। यस। लेकिन इसके उल्टे किस्से भी हैं। उल्टे किस्से ज्यादा भयावह हैं, इसलिए कि पति के साथ साथ ननद, जो बेचारी जिसका कुछ लेना देना नहीं, या है भी तो थोड़ा बहुत, ससुर, सास, संबंधी जो भी है, उन सबको उठा के लपेट दिया जाता है। सोचिए कितनी खतरनाक परिस्थिति है। खतरनाक परिस्थिति है, बिल्कुल। छोटी सी घटना, इसी चीज को कंप्रोमाइज कहते हैं। अगर वो चुपचाप रह लेती हैं तो उसको मैनेज करना जान जाती हैं तो उसको कंप्रोमाइज करते हैं, और जो नहीं करना चाहती तो घटना आगे बढ़ जाती है। हमने एक से पूछा कि तुमने इस तरीके से केसेस क्यों लगाए, तो उनका जवाब था इसलिए ताकि घबरा करके समझौता कर लें। तो हमने कहा क्या समझौता चाहते हैं आप? कहते 1 करोड़ रुपया मकान बेच के हमको दे दें, फिर वो सड़क पे आ जाएं। मतलब ये कहने का कि ऐसी ऐसी खतरनाक स्थितियां हैं जिसकी कोई हद नहीं। यस। खैर, तो हम तो विषय वस्तु के बारे में बात करने लग रहे हैं। अब ये बताइए कि कहानी के पूरे रचना क्रम में विषय वस्तु से लेके, पात्रों से लेकर के, उसकी भाषा से लेकर के, उसकी शैली से लेकर के, उस प्लॉट के डेवलपमेंट पे लेकर के, आपको कहाँ कहाँ ऐसा लगता है कि कैसे बढ़ूं, या रुक जाते हैं कहीं पर, या कौन कौन से ऐसी चीजें जो प्रभावित करने लग जाती हैं आपको? सब मैं जब कहानियां लिखती हूँ तो रुकने का मतलब ऐसा लगता है कि मैं उसमें ही चली गई हूँ, बिल्कुल। और जिस फ्लो में शब्दों को आगे बढ़ता चला जाता है, रुकती वहीं पे हूँ। जब कहीं से आवाज आई मेरे लिए कि मम्मी या अंजू, तब मेरी कलम वहीं पे रुक जाती है। क्योंकि पहले मैं जिम्मेवारियों को समझती हूँ, लिखना तो मैं बाद में भी उसे पूरा कर लूंगी, लेकिन ये मेरा काम जो है वो मैं ही कर सकती हूँ। तो घर गृहस्थी पहला नंबर पे होता है, दूसरे नंबर पे रचनाओं को रखती हूँ। चलिए, वो तो जरूरी है। यस सर। तो वो आगे बढ़ता जाता है, कहीं पे सब अटकते हैं तो मैं बस इनका हाथ पकड़ती हूँ, चलो इसको आगे कैसे किया जाए। और फिर ये अपनी राय देते हैं इसमें। कविताओं पर आते हैं एक क्षण के लिए। कहानी पे हमने काफी चर्चा कर ली है।
कविताएं लिखने में कैसा होता है? आप एक दिन में कितनी कविता लिखते हैं या कितने दिन में सर ये मुझसे नहीं होता कि मैं कविताएं बस लिख ही लूं। मेरे काम चलते रहते हैं और दिमाग में रचनाएं भी चलते रहती है, और चलते रहती है 2-3 दिन 4 दिन तक। अगर वो घूमी जा रही तब जाकर चौथे 5वें दिन कलमबद्ध करती हूँ। मुझसे एक दिन में कई कविताएं नहीं लिखी जाती और ना ही मैं लिख पाती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये आप कई बार मतलब रोटी बेलते समय भी इनके दिमाग में कविता चलती रहती है। यस यही तो होता है। यस कि एक कवि को कविता में जीना पड़ता है। यस मेरा अपना अनुभव ये है, जी जो कश्मीर पे हमने लिखी है खामोशी की चीखें, जी तो कश्मीर तो गया नहीं कभी, जी बिल्कुल लेकिन जैसे परकाया प्रवेश, बिल्कुल Yes. बिल्कुल बिल्कुल उस पीड़ित के काया में प्रवेश करके मैंने महसूस किया कि कैसे उसने सोचा होगा या कैसे बातें हुई होंगी। तो जब आप कविता लिखने के लिए भी, जब आप कविता में जीने लगते हैं, तो एक डायरी जो है ना वो किचन में भी रखी रहती है। यस सर, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मैं अपने मोबाइल में टाइप करके तुरंत उसे टाइप करती हूँ, कहीं मेरे दिमाग से ये शब्द फिसल ना जाए। मैं इस तरह से रचनाओं को तैयार करती हूँ। और जैसे आपने कहा कि दहेज प्रथा में कई तरह की बेटियां हैं, उस पे भी मेरी एक रचना है बेटियां करके, कि वो 2 घरों को जोड़े रखती हैं और उनमें इतनी शक्ति होती है, और मायके जब भी आती हैं तो अपने बाबुल से छिपाती हैं। ससुराल में दहेज का जो ताना दिया गया है वो नहीं बता पाती अपने शब्दों में। वो नहीं बताती इसलिए क्योंकि पिता दुखी होगा इस बात को सुन। हंसी खुशी दिखाकर वो चली जाती हैं बेटियां। इस तरह से बेटियों के ऊपर भी मैंने लिखी है ये रचना, और यही चीज को ध्यान में रखकर के ये बेटियां मैंने लिखी है। कितना शक्ति होता है एक बेटी में, और उनके मतलब कि उनको 2 माँओं का प्यार मिलता है, इतना सुखद संयोग है। लेकिन माँ बनाना चाहती हैं फिर भी माँ नहीं बन पाती हैं, और वो बेटी का रूप नहीं दे पाती हैं। इसमें दुख भी है और सुख भी। मैं सच्ची बात आपको बताऊं जी, मुलम्मा चढ़ा के कोई कुछ भी बोले, बेटी बेटी रहती है और बहू को बेटी बनाने की कोशिश करोगे तो हमेशा नुकसान होता है। मैंने देखा है समाज में और खुद भी महसूस किया। देखिए, एक व्यक्ति के जीवन में जब बच्चे होते हैं तो उसका दायित्व तो होता है बच्चों को गृहस्थ धर्म में प्रवेश करा दो, उसके बाद वानप्रस्थ ले लो। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि सास ससुर तो कम, लेकिन सास विशेष करके ये सोचती है मेरे घर में मेरी बहू आ गई तो मेरे हिसाब से चलेगी, और उस चक्कर में जाना लड़ाई झगड़ा फसाद वृद्धाश्रम न जाने क्या क्या चीजें बीच में आ जाती हैं। तो इसलिए बच्चों की शादी करने के बाद उनको छोड़ देना चाहिए। हम तो किसी को नहीं पूछते कि कोई परेशानी तो नहीं होगी, तो झेलो, हमने भी तो बिल्कुल। हाँ, अगर हमसे कोई राय लोगे तो हम अपनी राय दे देंगे, कह देंगे बाकी तुम देख लो कैसे। नो इंटरफेरेंस इन द लाइफ ऑफ किड्स। यस। खैर, व्यंग के बारे में आपने क्या समझा और कभी लिखने का प्रयास किया? राव साहब तो व्यंगकार हैं, तो कहीं खरबूजे का रंग खरबूजे को देख के नहीं बदला? सर बिल्कुल, मैं व्यंग को समझती हूँ। इनकी जो भी है व्यंग इन्होंने लिखा है, सबसे पहले मुझे ही सुनाया है, और मैं कई शब्दों का मतलब कि सुधार भी करती हूँ और आइडियाज भी देती हूँ कि इस पे व्यंग लिखो, मतलब प्लॉट भी बताती हूँ। और लेकिन मैंने लिखने की कोशिश नहीं की है, और मुझसे शायद लिखा भी अब करने पे पता नहीं व्यंग बन पाएगा या नहीं। शब्दों में व्यंग बहुत है। मैं किसी बात को कहती हूँ तो कहती हूँ तुम व्यंग कर रही हो क्या? तो शब्दों में व्यंग होता है, लेकिन लिखने की कोशिश कभी नहीं की। अच्छा, और कभी संस्मरण वगैरह लिखने का प्रयास किया? नहीं सर, अभी तक तो कोशिश नहीं की। अब विचार देखते हैं। चलिए, इन बातों के साथ साथ एक व्यक्तिगत बात भी पूछ लेता हूँ कि लिखने के अलावा आपके शौक या अभिरुचि या हॉबीज कौन कौन से हैं? कुकिंग है और गाने गाना है,
अपना मोबाइल या रेडियो कहीं भी अगर मुझे कोई शब्द किसी के मुंह से निकल जाता है तो मैं उस पे गाना शुरू कर देती हूँ। ये मेरा बचपन से हॉबी है। इस चीज के लिए अपने पापा से माँ से डांट बहुत खाया करती थी बचपन में, कि तुम किसी को नहीं देखती बस शुरू हो जाती हो गाना, ये तुम्हारी बहुत गंदी आदत है, ससुराल जाकर तुम्हें बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, अपनी आदत सुधार लो। लेकिन मैं अभी तक नहीं सुधरी, अभी भी मुंह से सब आप गाने आ जाते हैं। राव साहब को गाना सुनाते रहते हैं? हाँ। इनको ना जैसे हम कई बार सुबह में या गुनगुना रहे होते हैं तो मुझे तो सिर्फ मुखड़ा याद रहता है, लेकिन इनको वो है पूरा गाना सुनाने लगती हैं फिर आगे जाके। तो हमें शुरू होना होता है लेकिन आगे खत्म यही करती हैं। तो एक अंतरा कोई सुनाइए, एक मुखड़ा और एक अंतरे वाला कोई गाना जो आपको बहुत पसंद हो। अभी कल कौन सा गा रहे थे सर, बहुत पुराना गाना है, आपको हाँ, पसंद होगा। जो फूल पसंदीदा तुम्हें हो, भेजा है खत में, ये मुझे है थोड़ा पूरा जो आपको अच्छा लगता याद। हो उसमें, या जो याद हो। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, प्रियतम मेरे मुझको लिखना, क्या ये तेरे काबिल है, प्यार छुपा है खत में इतना, जितना सागर में मोती, नींद तुम्हें तो आती होगी, क्या देखा तुमने सपना, आँख खुली तो तन्हाई थी, सपना हो न सका अपना, तन्हाई को दूर करेंगे, ले आओ तुम बहुत सुंदर, आपकी आवाज में दम है, प्रयास करते रहिए। बहुत बढ़िया। देखिए, आपको कंपटीशन दे रही हैं पूरा। नहीं मैं तो पीछे हो जाता हूँ। अब एक कविता अपनी प्रकाशित पुस्तक से कोई चयन करके सुनाइए जो आपको अच्छी लगती हो। मैं पहाड़ों की गोद में सुनाती हूँ सर। हाँ जी। सर्दियों का मौसम है और जो भी है, याद है मुझे कौशानी की वह सांझ, बावला हो रहा था मौसम पहाड़ों की वादियों का, हिमालय की चोटियां लग रही कितनी लुभावनी दिख रही थी, जो बर्फ की सफेद चादर में लिपटी। समय था अब चंद्रोदय का, चीरते हुए बादलों को पीछे से चोटियों के निकल रहा था चांद, कितनी अनुपम थी वह छटा, देखा था जब हमने चंद्रोदय पहली बार। निकल रहा था जैसे जैसे पहाड़ों की ओट से चांद, इतनी सुनहरी थी उसकी आभा, देखते ही देखते चांद की चांदनी में नहा गई थी कैसे, दुग्ध धवल बर्फीली चोटियां। इस पूरे अनुपम छटा दृश्य को किया था कैद अपने कैमरे में, उस दृश्याभास को करते हैं याद, आज भी चला जाता है मन बरबस पहाड़ों की गोद में, आज भी चला जाता है मन बरबस पहाड़ों की गोद में। अच्छा है, आपका संरचना अच्छी है और भाषा भी आप अच्छी यूज कर लेते हैं। गुड। कुछ लोग तो ऐसे कहानी लिखते हैं कि वो गद्य भी नहीं लगती और पद्य भी नहीं लगती, लेकिन आपने बहुत सही शब्दों के चयन के साथ लिखा है। इस स्टाइल को, इस शैली को जारी रखिएगा। सरल भाषा, प्रभावपूर्ण शैली और कविता। राव साहब, आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि आप सोनी जी के हॉबीज पे कहाँ कहाँ कितना कितना सपोर्ट करते हैं?
नहीं, पहले जब शादी के बाद जब हम दिल्ली आए तो इनको मैंने, हालांकि ये कुछ करना चाहती थी, मैंने कहा कि जॉब तो उसमें पॉकेट में तो है नहीं कि कोई निकाले और ऑफर कर दे कि भाई चलो जॉब नौकरी कर लो, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो मैं जिस फील्ड में था, सक्रिय था, शादी के बाद, नौकरी के पहले ही मेरी शादी हो गई थी। जी और जी यहाँ मैं बतौर एक स्वतंत्र लेखन या स्वतंत्र मतलब कई एक फ्रीलांसिंग करता था अखबारों के लिए और रिपोर्टिंग भी करता था उसके लिए। जी तो उसमें मैंने कहा, अच्छा मैं रेडियो में भी साथ में था, वहां पे न्यूज एडिटर था, वहां पर न्यूज रीडर भी था, संस्कृत में भी रहा मैं वहां पर आकाशवाणी के संस्कृत समाचार सेवा में, और उसके बाद फिर हिंदी में आ गया। तो उस दौरान मैंने इनको बहुत प्रेरित किया कि चलो कुछ लिखो कहीं से, इनके नाम पर मैंने लिखा। हिंदुस्तान में समझिए कि इनके नाम से मुझे आता था वंदना लुथरा। नहीं, मैं ये कहना कैसे मैंने प्रेरित किया, मैं इसको बताना नहीं चाहता हूँ बात को, कि ये अनुवाद आता था वंदना लुथरा कल्स एंड कर्व करके है, ये जी ब्यूटी टिप्स था वो। तो वो इसलिए मैंने कहा कि आप शुरू करो, कम से कम इस तरह से आप कर सकते हो। यस सर, बिल्कुल कहा इन्होंने। तो उसके बाद फिर इन्होंने अब कुछ नहीं की, तो फिर मैं कहा कि कोशिश तो यही कर सकता है, प्रेरित इसी तरह से किया जा सकता है, लेकिन इन्होंने इनकी रुचि नहीं देख के फिर मैंने छोड़ दिया ये। तो इस तरह से मैं चाहता था कि आप जैसे आकाशवाणी का टॉक शो होता है, वार्ता का होता है, वहां पे जाइए, मतलब मैं एक माध्यम बन सकता हूँ, लेकिन मैं आपके बदले तो मैं नहीं लिख सकता हूँ ना ये चीज। बिल्कुल ठीक बात। तो उसमें फिर बच्चे हो गए, फिर वो पोषण हो गया उनका, फिर धीरे धीरे मैं अपनी नौकरी में व्यस्त हो गया, फिर ये बच्चों के पालन पोषण में व्यस्त हो गई, तो उसका छोड़ गया। अब धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए, अपने मतलब खुद पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अपना खाना पीना भी बना लेते हैं कई बार जब हम नहीं होते हैं, तो ये इस तरह से एक निश्चिंत हो गई है उस फ्रंट पर। ठीक बात तो है। अब है कि अब मैंने, अच्छा कई बार होता है, ऐसा भी हुआ कि जब मैं जाता हूँ कहीं बाहर कार्यक्रमों में, आपके साथ भी मैं कई बार हमारा जाना हुआ है, तो और देश के कई राज्यों में भी, तो अब ये कहती थी, इनको शिकायत होती थी कि आप अकेले चले जाते हो, मुझे छोड़ देते हो। तो मैंने कहा कि आप वहां पे, हम घूमने नहीं जाते हैं, घूमना तो एक समय बच जाता है, एक आध 2 घंटा 3 घंटा तब जाते हैं घूमने के लिए, बाकी तो वहां पे साहित्य कार्यक्रम चल रहे होते हैं, सत्र चल रहे होते हैं, वहां पे हमारी व्यस्तता रहती है। तो अगर आप भी चलना है तो कुछ लिखो, वहां बैठ के सिर्फ सत्र में बोर होगी तो उससे अच्छा है कि कुछ सुनाओ, तुम भी कुछ लिखो। तब इन्होंने फिर लिखना शुरू किया कि नहीं मुझे भी चलना है। तो आपको ध्यान होगा कि हम कुल्लू गए थे, इन्होंने वहां पर अपनी रचना भी सुनाई। तो अब आपका ध्यान वहीं पर मुझे लगता है गया, जब कुल्लू में इन्होंने जब सुनाई थी, रचना सुनाई थी कि इनको कैच किया जाए। तो आपके की प्रेरणा से, आपके मतलब जोर देने से इन्होंने फिर इनका संग्रह भी आ गया। तो ये इस तरह से मैं, तो मेरा सहयोग तो रहा ही है और रहता भी है और आगे भी रहेगा। उज्जैन जैसी प्रोग्राम फिर बनाएंगे, जी जी बिल्कुल, ओमिक्रॉन ठीक हो जाए, जी 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 बिल्कुल। गाते बजाते खाते पीते हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस, जैसा कि इन्होंने कहा कि बन्नल मैं प्रेरित करता था, तो मैं उसी दिन फुल स्टॉप लगाती कि आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, मेरा नाम मत दो, आप अपना दो। जिस दिन मेरी रुचि जगेगी मैं खुद लिखूंगी उस चीज को और मैं करूंगी, ये चीज का आप कर लो। अभी मेरे बच्चे हैं और मेरी जिम्मेवारियां हैं, इसको पूरा करने के बाद एक दिन आपके उम्मीदों पर मुझे खड़ा होना है और कर दिखाना है। वेरी गुड। यही बीच में जब जी जी, जब हम गुड़गांव में रह रहे थे तो वहां पर ये पढ़ाने जाती थी स्कूल में, मैं स्कूल जाया बच्चे बहुत छोटे थे और स्कूल में पढ़ाती भी थी। फिर कुछ ही कारणवश हमें दिल्ली में शिफ्ट करना हुआ, जब सरकारी आवास जब आवंटन हुआ मुझे। बहुत सही जगह पर आपका घर है जी, तो यहाँ भी मैंने कहा कि आप, हम देखते हैं और आवेदन देते हैं विद्यालयों में, और तुम जाके इंटरव्यू देना, अगर आस पास में ही है तुम कर सकती हो। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, बच्चे आ जाते हैं, फिर मैं स्कूल में रहूंगी, फिर हो गया कौन खिलाएगा। तो इस तरह से फिर इन्होंने छोड़ दिया। कठिन हो गया। जी 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 जी, तो इन्होंने छोड़ दिया, फिर ध्यान नहीं रहा। फिर लेकिन उसके बाद से कम से कम ये लिखना शुरू हुआ, इनका लिखना शुरू हो गया।
और अच्छी ये शुरुआत है। अभी चल रहा Yes. है, अब शुरुआत हो गई है तो अब एक प्रयास चलता रहेगा, कोशिश चलती रहेगी, एक प्रक्रिया शुरू हो गई है, वो जारी रहेगी। और जल्दी ही अब आपको कहानी संग्रह का मतलब कि बिल्कुल मिल दीजिए, जाएगा बिल्कुल दीजिए, पाल। जी जी फटाफट यस दीजिए। सर। और दूसरा है आपका कि आपका लोक अपना प्रकाशन है, बिल्कुल Yes. तुरंत निकलना। और लोकगीत के ऊपर भी मैं काम कर रही हूँ। बहुत मुश्किल हो रहा है फील्ड में, क्योंकि कई महिलाएं निकल चुकी हैं और कितनों को अब याद भी नहीं है वो पुराने गीत वगैरह। तो इस संग्रह में समस्या यही है कि अभी तक आ नहीं पाया, नहीं तो बहुत पहले ही आ गया होता। इनकी इनकी एक कोशिश है कि मैंने भी कहा कि पिछली बार ये गांव भी गई संग्रह करने के लिए, तो काफी कुछ ले भी आई, लेकिन कई अवसरों पर जो हमारे जो लोक व्यवहार में है, जो जी, जी। गांव के हमारे हमारे रीति रिवाज के हिसाब से जो लोक गायन है, जो गीत है, तो उसका संग्रह इनका प्रयास है कि संग्रह हो और वो फिर क्योंकि वो किताब के रूप में विलुप्त होते जा रही हैं। लुप्त आजकल होते की जा रहे हैं। महिलाएं नहीं गा पाती वो उस लहजे में, जिस लहजे में पहले की महिलाएं गाया करती थी और जो याद होता था। तो इस चीज को आजकल संग्रह देखिए, करना। आजकल आजकल इतना भौतिकतावादी हो गया है हमारा समाज, और गांव के भी रहन सहन में भी, क्योंकि विकास की प्रक्रिया बहुत जोर शोर से चल रही है। जैसे जैसे सड़क पहुंच गई गांव में, बिजली आ गई, तो उससे क्या हुआ कि एक तरह से वो अर्बनाइज्ड विलेज जैसा होता जा रहा है, हमारे जी, सही गांव बात है। शहर जैसे होते जा रहे हैं। तो वहां पे लोगों जब की जीवन शैली बदल रही है। बदल रही है, जब सुविधाएं पहुंच गई, तो वहां पर रेडियो टीवी भी हो गया। रेडियो तो होता था पहले भी, लेकिन अब है कि दो टीवी आ गया, इतने सारे चैनल हैं, और मोबाइल आ गया हाथों हाथ में, तो सब कुछ टिप्स पे है, मोबाइल में है। तो वो लोकगीत पे कोई गाए और इस तरह से कोई सुनाए, उस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं लोग। तो इस प्रक्रिया में धीरे धीरे हमारे जो लोकगीत है और लोक कथाएं भी हैं, सब विलुप्त होती जा रही हैं। अब दादी नानी कहानियां वो गीत नहीं सुनाती हैं, लोरी गा के नहीं सुनाती हैं। अगर माँ को सुनाना है तो मोबाइल दे दिया, बच्चा उसी में बिजी है, गेम खेल रहा है और धीरे धीरे सो गया। तो ये स्थिति आ गई है। तो एक विलुप्त हो रही जो ये है, जो जो गीत जो गायब हो रहे हैं हमारे समाज से, हमारे गांव से, हमारे जो लोक संस्कृति है उससे, तो उसका संग्रह अगर हो और आने वाली पीढ़ी को अगर वो मिले, ये नहीं, बहुत बहुत अच्छा अच्छी प्रयास है, बात बहुत अच्छा प्रयास है। आई बी हैप्पी टू पब्लिश। है। तो जी जी Yes. आपकी किताब फ्लिपकार्ट और अमेजॉन दोनों पर अवेलेबल है, जी और ई बुक में कन्वर्ट होने वाली है, प्रोसेस चल रहा है। जब ई बुक में जी कन्वर्ट होगी तो ये सारी दुनिया में उपलब्ध होगी। ओके। हमारा जो अमेरिका का है पब्लिशिंग हाउस, जी जी वहाँ से हम लॉन्च करते हैं, तो वो पूरे amazon.com पे चली जाती है, तो वो सारे ग्लोबली अवेलेबल होते हैं। जी जी। अब अंत में पाठकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पाठकों के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर महिलाओं के अंदर कुछ न कुछ छुपा हुआ है, रचनाएं से लेकर के कहानियां तक, और हर महिला कुछ न कुछ लिखना चाहती है, और जो चाहे वो लिख सकती है, स्वतंत्र है, और लिखने का कोशिश करके हम यही दे सकते हैं अगली पीढ़ी को, अपने विचार और अच्छे अनुभव। सही। आपका अध्ययन कार्य कितना रहता है? सर अध्ययन कार्य मैं थोड़ा बहुत मतलब कि न्यूज़पेपर से लेकर के मैं थोड़ा बहुत मतलब 1-2 घंटे तो पढ़ ही लेती हूँ, सोने वक्त भी कुछ ना कुछ पढ़ करके सो लेती हूँ। राव और साहब, सोनी जी कोशिश को आप अच्छा साहित्य दीजिए ताकि इनकी कहानियों वाली चीजें और स्ट्रांग बने। जी जी, नहीं नहीं इन्हीं बिल्कुल। किताबों से तो घर हमारे भरा यहाँ पड़ा पर है, पुस्तकालय भी और है। लाइब्रेरी बनी है, और मुझे मिलता जी रहता है, इनकी देने की जरूरत नहीं, मैं ही सब संग्रह करके रखती जी हूँ। क्या जी बात है और राव साहब, ये देख वक्त लीजिए, आज जी जी आज यस सब बातें खुल रही हैं आपको। जी सर, और मैं ही सब संग्रह करके रखती हूँ, और मुझे पढ़ने का बस वक्त मिलता है तो कोशिश करती हूँ जी कि कुछ ना कुछ पढ़ूं जरूर। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की सभा विसर्जित करते हैं, जी जी बहुत धन्यवाद। बहुत और आपको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जी दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी रुचिपूर्वक जो है आपने अपनी सारी बातें कही, और इससे हमें कई नई चीजें भी पता चली।
क्या कह सकते हैं, छुपे रुस्तम वाली। और एक चीज हमने स्पेशली नोट की कि सोनी जी खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, जी। बहुत जल्दी हम प्रोग्राम बनाते हैं बिल्कुल, आपके बिल्कुल स्वागत है सर। स्वागत है, दिन बनाओ ऐसा खाना हो जा रहा है कि मैं तो फाइनल नहीं कर पा रही हूँ। इस समय बहुत शर्म की समय बात ऐसा है कि मैं बार बार इनवाइट करके डेट फाइनल नहीं कर पाती हूँ। में कुछ परिस्थितियां भी ऐसी आ जाती हैं। अभी है कि अब वीकेंड में लॉकडाउन हो गया है तो घर से बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। कोई बात नहीं, और कोरोना कोरोना तो है ही। ऐसा आप कुछ नहीं कर सकती, जिस दाने पे में हमारा नाम लिखा होगा वही दाना हमको मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल इसलिए जी अभी शायद उसका एलोकेशन नहीं किया है गॉड ने। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो इसी के साथ हम धन्यवाद। रिकॉर्डिंग समाप्त करते हैं। चलिए, यस, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत